अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम आपको वैंस व्लॉग पर खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी में जो नए सवालात का इजाफा हुआ है 49 क्वेश्चंस का, 1 अक्टूबर 2023 से ये एप्लीकेबल होगा। इस सिलसिले में हमने नए सवालात का सिलसिला शुरू किया था। हमने इनको 3 वीडियोस के अंदर डिवाइड करने का प्लान किया था। पहली 2 वीडियोस में हमने 15-15 सवालात यानी 30 सवाल कवर कर लिए हैं, और आज की जो आप फाइनल वीडियो देख रहे हैं इसमें हम 19 मज़ीद सवाल कवर करेंगे, तो हमारे 49 क्वेश्चंस मुकम्मल हो जाएंगे। तो अगर पिछली वीडियोस के हवाले से आपका कोई भी फीडबैक हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें उसे ज़रूर आगाह कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक दफ़ा दोबारा बता दें कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वैंसवी लोग, उसके ऊपर हम जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी की तैयारी जो है वो फाशुलगार्ड, जो कि एक जर्मनी का मशहूर लर्निंग सिस्टम है थ्योरी के हवाले से जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की, उनके ताबून से हम एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इसके साथ साथ वो ना सिर्फ उर्दू या हिंदी ज़बान में मौजूद है, बल्कि वो इंग्लिश ज़बान में मौजूद है। इसके अलावा हमारे चैनल के ऊपर जो है आइनबर्गरोंग टेस्ट या लेबन्स इन डॉइटलैंड टेस्ट, जो कि आपको पीआर और नेशनैलिटी के लिए चाहिए होता है, उसकी भी वीडियोस उर्दू, हिंदी और इंग्लिश ज़बानों में मौजूद है। इसके अलावा अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के डोमेन में जाना चाहते हैं, उसकी भी एक प्लेलिस्ट है, इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्वालिफिकेशन बोर्ड ISTQB का फाउंडेशन लेवल, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं और आप चाहते हैं कि आईटी की फील्ड के अंदर अपना करियर बनाएं। तो ये एक कदरे आसान फील्ड है जिसमें आप बहुत जल्दी से सर्टिफिकेशन लेकर आप इस फील्ड में जॉब शुरू कर सकते हैं, इंटर्नशिप ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल के ऊपर जो बे आइंस यानी B1 का जो आपका लैंग्वेज एग्ज़ाम होता है, उसके हवाले से जो ब्रीफ श्राइब में जो लेटर राइटिंग का पार्ट है, उसकी भी वीडियो जो है हमने कुछ बनाई हुई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक दफ़ा दोबारा आपको याद दिलाते चलें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। इसके अलावा आप अगर चाहें तो हमें पैट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा एक तारुफ था। अब इसके साथ ही हम शुरू करते हैं जो आज की वीडियो का पहला सवाल। और अगर आप देखें ओवरऑल जो है वो 31 जो है क्वेश्चन नंबर 31 होगा, जो हम आज जिससे आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। तो चलें दोस्तों, आज की वीडियो का पहला सवाल करते हैं। लेकिन एक याद दहानी और, कि अगर आप अपना एग्ज़ाम 1 अक्टूबर से पहले दे रहे हैं 2023 से, तो ये सवाल आपके लिए नहीं है, ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। अगर तो आप एग्ज़ाम 1 अक्टूबर या 1 अक्टूबर के बाद दे रहे हैं, तो उस सूरत में आपको इन 49 क्वेश्चंस की तैयारी भी करनी पड़ेगी। बहरहाल ये अच्छी चीज़ है कि अगर आपका एग्ज़ाम पहले भी है तो आप इन तमाम सवाल तो एक दफ़ा ज़रूर देख लें। इस तरह ना सिर्फ आपके नॉलेज में इजाफा होगा, बल्कि एग्ज़ाम में आपके कॉन्फिडेंस भी बहुत बेहतर होगा कि आपको कुछ और क्वेश्चंस भी पता है, क्योंकि बहरहाल इसकी तमाम क्वेश्चंस की मैंने पहले भी बताया था बुनियाद सेम है। अगर आपने हमारी पुरानी तमाम वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी के हवाले से जो है काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो चुका होगा। तो ये सवाल बेसिकली आप ये कह लें कि उन्हीं सवालों की एक्सटेंशन है। इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट शायद एक आध जगह हों, बट 49 क्वेश्चंस में से मेरा ख्याल है 2 या 3 ही सवाल ऐसे होंगे जो कि थोड़े से मुख्तलिफ होंगे या उसमें कोई नई चीज़ होगी। अदरवाइज़ एक तरह का ये सवालों की धुराई है। तो चलें, आज का पहला सवाल देखते हैं कि यू आर ट्रांसपोर्टिंग फर्नीचर इन अ वैन, कि आप वैन में जो है फर्नीचर लेके जा रहे हैं। वाइल टेकिंग अ ब्रेक यू नोटिस दैट अ लैशिंग स्ट्रैप इज़ डैमेज्ड। तो आपने ये ब्रेक लेते हुए देखा कि आपकी जो लैशिंग स्ट्रैप है, जिससे आपने उस सामान को, अगर आपकी गाड़ी पे है तो आपने उसको बांधा हुआ है मजबूत करके, वो डैमेज हो गया है। अंडर वट कंडीशन में यू कंटिन्यू ड्राइविंग, तो आप ड्राइविंग अब कब करेंगे? इसके सिंपल सा जवाब ये है कि आप सबसे पहले उस लोड को या फर्नीचर जो आपका है उसको सिक्योर करेंगे। उसको, अगर उसका लैशिंग स्ट्रैप ख़राब हो गया तो आप कुछ और कोई नेट देखेंगे, कोई चोक देखेंगे, या कोई ऐसे जो इक्विपमेंट हमने देखे हैं जो कि आपको ये सामान को महफूज रखते हैं, आप वो यूज़ करेंगे। तो कंटिन्यू ड्राइविंग एट ए मैक्सिमम स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, ये इसका सोल्यूशन नहीं है कि मैं कम स्पीड पे गाड़ी चलाऊंगा। तो इससे ये है कि मेरा आपका फर्नीचर अनसिक्योर है, आपका जो लैशिंग स्ट्रैप थी वो डैमेज है, तो आपने उसको रिप्लेस करना है। कि हल्की स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं है इसका, कि मैं हल्की स्पीड पे चलाऊंगा तो लोड बेशक प्रॉपर्ली पीछे ना बंधा हुआ भी हो वो नीचे नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं है। आपने जो है यूज़ अदर सूटेबल लोड सिक्योरिंग इक्विपमेंट यूज़ करें, या आई हैव रिप्लेस द लैशिंग स्ट्रैप, या फिर आप लैशिंग स्ट्रैप को उतारें और नई लैशिंग स्ट्रैप उसके ऊपर डालें, या फिर उस लोड को किसी और तरीके से सिक्योर करें। ये इसका हल नहीं है कि आप हल्की स्पीड पे जो है गाड़ी चलाएंगे। इसके दो जो ऑप्शन है वो ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक नहीं था। अगला सवाल है, व्हाट शुड यू नोट रिगार्डिंग ट्रेलर कपलिंग व्हेन ट्रांसपोर्टिंग
पेडललेस ऑन अ रियर माउंटेड कैरियर सिस्टम। तो ये ट्रेलर कपलिंग के हवाले से एक सवाल है कि अगर आप जो है एक ट्रेलर को आपने कपल किया हुआ है अपनी गाड़ी के साथ व्हेन ट्रांसपोर्टिंग पेडललेस ऑन अ रियर माउंटेड कैरियर सिस्टम, और रियर माउंटेड कैरियर सिस्टम के ऊपर जो है आपने जो बैक साइड पे जो आप उसको कैरी कर रहे हैं इन व्यू ऑफ हैवी वेट ऑफ पेडलिस, कि अगर ये कह रहा है कि अगर आपके पास हैवी वेट है आपके पास पेडलिस का, तो उस सूरत के अंदर क्या होगा, द कार्स टायर इन्फ्लेशन प्रेशर मस्ट बी एडजस्टेड अप्रोप्रिएटली। क्योंकि आपने सबसे पहले तो अगर आप एक एक्स्ट्रा ट्रेलर कपल कर रहे हैं तो सूरत में ये बात वाज़ेह है कि आपने अपनी गाड़ी में जो जो गाड़ी में हवा थी पहियों के अंदर, व्हील्स के अंदर इन्फ्लेशन प्रेशर था, वो आपने वो एडजस्ट किया था लोड के हिसाब से। अब चूंकि लोड उस गाड़ी पे बढ़ गया है, आप एक कपल कर रहे हैं ट्रेलर को, तो आपने वो चेक करना है। द ट्रेलर कपलिंग मस्ट हैव सूटेबल वर्टिकल लोड कैपेसिटी। ये भी हम ऑलरेडी पिछले सवालों में देख चुके हैं। ये अगर आपने हमारी ट्रेलर कपलिंग की स्पेशली सीरीज़ देखी हो, उसके अंदर हमने डिफरेंट आपको बॉल कपलिंग के हवाले से या कपलिंग के डिफरेंट मैकेनिज्म थे, ब्रेक रन का कॉन्सेप्ट था, वो सारा हमने बहुत डिटेल में बताया है। तो यहाँ पर बहरहाल उसकी एक तरह सा रिवीजन ही है कि ट्रेलर कपलिंग मस्ट हैव अ सूटेबल वर्टिकल लोड, कि वर्टिकल लोड की जो कैपेसिटी है वो आपके पास जो है वो ट्रेलर कपलिंग में आपको मतलब एडजस्ट वैसे करनी है कि उसकी वर्टिकल लोड कैपेसिटी जो है वो सेम रहे। द रेयर माउंटेड कैरियर सिस्टम मस्ट बी सूटेबल डिज़ाइन। इसके अलावा जो आपका रेयर माउंटेड कैरियर सिस्टम है वो सूटेबल डिज़ाइन होना चाहिए कि वो अगर आप उसमें ट्रेलर कैरी कर रहे हैं सपोज करें, या आप अगर मे बी आप कोई और चीज़ कैरी कर रहे हैं, तो वो बहरहाल सूटेबली डिज़ाइन हो, ऐसा ना हो कि वो किसी चीज़ को कैरी करने की पोजीशन में ना हो। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं बहरहाल इसके दुरुस्त हैं। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ट्रेलर के हवाले से आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा होगा, हमने काफ़ी तफसील से जो है सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। हाउ डज़ एन ई कॉल सिस्टम वर्क इन इवेंट ऑफ सीरियस एक्सीडेंट। ओके, कह रहे हैं अगर एक सीरियस एक्सीडेंट हो जाए तो उस सूरत के अंदर जो है वो ई कॉल का सिस्टम है। तो ई कॉल एक सिस्टम होता है कि अगर आपकी गाड़ी को एक्सीडेंट हो जाए सॉरी, तो आजकल की मॉडर्न कार्स में वो क्या करता है कि वो ऑटोमेटिकली कुछ इन्फॉर्मेशन जो है, या वो जो ई कॉल का सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली जो है आपकी अगर आप खुद इस पोजीशन में नहीं है कि एमरजेंसी सर्विस को कॉल कर सकें, तो ये ई कॉल का एक सिस्टम है जो कि क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी की पोजीशन और आपकी गाड़ी की जो लोकेशन है वो रेलिवेंट अथॉरिटी को भेज देता है। तो ई कॉल सिस्टम ऑटोमेटिकली रिलेज द पोजीशन ऑफ द मोटर व्हीकल, कि मोटर व्हीकल कहाँ पर है, द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट का टाइम भी कन्वे कर देगा, द सीवियरिटी ऑफ द इंजरीज ऑफ द पर्सन इन मोटर व्हीकल, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। ये एक्सीडेंट की सूरत में जो ई कॉल का सिस्टम है वो नॉर्मली ये काम करता है कि उस वो गाड़ी की एग्जैक्ट लोकेशन और जो गाड़ी का किस टाइम एक्सीडेंट हुआ, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि रेलिवेंट अथॉरिटी को अगर आप खुद आप कॉल नहीं कर पा रहे उस सूरत में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन गाड़ी में कितने लोग ज़ख्मी हैं उसकी इन्फॉर्मेशन वो नहीं देगा, वो सिर्फ दो ही इन्फॉर्मेशन देगा। आप जैसे मैंने डिस्कस किया कि टाइम क्या था एक्सीडेंट का और पोजीशन जो थी मोटर व्हीकल की लोकेशन कहाँ पर है। अगला सवाल है, इन व्हाट सिचुएशन इज ई कॉल सिस्टम डिज़ाइन टू ट्रिगर मैनुअली, कि मैनुअली ट्रिगर करना है अगर उसने मैनुअली ट्रिगर किस सूरत में होगा। तो मैनुअली ट्रिगर से मुराद ये है कि आप खुद उस ई कॉल सिस्टम को एक्टिव करके ट्रिगर कर रहे हैं, वो खुद से एक्टिव नहीं हो रहा। सो ये किस सूरत में होगा, इफ़ माई व्हीकल सस्टेन्स द पंचर, नहीं देखे पंचर की सूरत में बहरहाल ई कॉल का सिस्टम जो है मैनुअली आप ट्रिगर नहीं कर सकते। इफ़ अ पैसेंजर सफर्स अ मेडिकल इमरजेंसी, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, और इफ़ आई एम विटनेस टू अ सीरियस एक्सीडेंट, अगर मैं सीरियस एक्सीडेंट में मैं जो सीरियस एक्सीडेंट जो है मैं उस वो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, तो मैं ई कॉल का सिस्टम को जो है मैं उसको एक्टिव कर दूंगा, यानी मैं कॉल कर लूँगा रेलिवेंट अथॉरिटी को। बहरहाल जो ई कॉल का सिस्टम है ये आप उसको अगर चाहें तो मज़ीद डिटेल में देख सकते हैं, हम इसके टेक्निकल डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें है भी नहीं। तो बहरहाल वो पंचर की सूरत में वो आपका अपना मामला है, आपने खुद उसको हैंडल करना है। अगर गाड़ी आपकी जो इंश्योरेंस है आप उसको कॉल करें, लेकिन अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, कोई सीरियस एक्सीडेंट हो, इसके अलावा आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो, उसकी लोकेशन आपने भेजनी हो एक्सीडेंट ऑफ टाइम, तो नॉर्मली इस तरह के कामों के लिए जो है ई कॉल सिस्टम आमतौर पर इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है, व्हाट इज़ करेक्ट इन दिस सिचुएशन। ओके, ये एक सिचुएशन है, ये इसमें देखिए आप एक रोड पे जा रहे हैं, ये टू वे स्ट्रीट है, सामने से देखिए बस आ रही है और यहाँ से आप जा रहे हैं, और ये जो आपके पास दो लेन साथ जा रही हैं ये साइकिलिस्ट की है। ये हमने काफ़ी तफसील में पहले भी देख चुके हैं कि इस लेन पे आपको नॉर्मली कोशिश करें कि ना गाड़ी ड्राइव करें। अगर गाड़ी आपने ड्राइव करनी भी है
तो आप सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में गाड़ी ड्राइव करेंगे जब यहाँ पे कोई साइकिलिस्ट ना हो। आप पहले शीशे में देखें, दाएं देखें, बाएं, ब्लाइंड स्पॉट में देखें, शीशे में देखें। अगर कोई साइकिलिस्ट नहीं है तो कुछ देर के लिए, मे बी ये बस को ज़्यादा जगह चाहिए तो आप थोड़ा सा साइड पे होकर गाड़ी उस लेन पे लेके जा सकते हैं साइकिलिस्ट की, लेकिन हमेशा नहीं। सिर्फ आपको जब ज़रूरत हो थोड़ी देर के लिए आप उस लेन में गाड़ी अपनी लेके जा सकते हैं। सो व्हाट इज़ करेक्ट in this situation? I am allowed to drive on the advisory bike lane only until I am past the truck. बिल्कुल, जब तक जो है आप इस ट्रक को पास नहीं कर जाते, क्योंकि जगह बहुत तंग है। अगर आप देखें ट्रक के पास भी इतनी जगह नहीं है रोड पे और आप भी आ रहे हैं तो टकराव की सूरत हाल है। आप थोड़ी देर के लिए बेशक आप चाहें तो इंडिकेटर भी दे सकते हैं हल्का सा, और अगर उसकी ज़रूरत नहीं है बस एहतियात कर लें, कंधा घुमा के देख लें कोई साइकिलिस्ट तो नहीं है पीछे से आ रहा, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे होकर अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। ओके, आई एम नॉट अलाउड टू ड्राइव ऑन द एडवाइजरी बाइक लेन, कि मैं इस पर चला ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। कुछ सूरत में आप चला सकते हैं, कि मैं यहाँ चला ही नहीं सकता ऐसा नहीं है, आप इसके ऊपर चला सकते हैं। और मैंने बताई कुछ एक्सेप्शंस, कि अगर साइकिलिस्ट नहीं है तो आप इसके ऊपर चला सकते हैं। Allowed to drive on the advisory bike lane after I have ruled out any risk to cyclists by carefully observing the road traffic situation. सबसे पहले आपने रोड ट्रैफिक सिचुएशन को देखना है, और अगर आप इस बात पे श्योर है कि साइकिलिस्ट कोई नहीं आ रहा, किसी किस्म के साइकिलिस्ट नहीं है, कोई रिस्क नहीं होगा साइकिलिस्ट को, तो आप इस लेन पे भी जो है अपनी गाड़ी थोड़ी देर के लिए लेके जा सकते हैं या चला सकते हैं। ओके, यू वांट टू हिच अ ट्रेलर विद अ मैक्सिमम ऑथोराइज मास्ट ओवर अ 750 kg टू योर कार। तो 750 kg का जो है वो कहना चाह रहे हैं उसका मास है जो कि आप ट्रेलर कैरी करना चाह रहे हैं। वट मस्ट यू इंश्योर इन दिस सिचुएशन? तो आपको पता होगा कि ट्रेलर के हवाले से हमने वीडियोस में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, यहाँ पे जस्ट एक रिवीजन हम करेंगे। फॉलोइंग कपलिंग डेट द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ट्रेलर लाइटिंग सिस्टम इज चेक। आप कपलिंग, उसकी कपलिंग प्रॉपर चेक करेंगे गाड़ी के साथ वो कपल हुआ है कि नहीं, और ये भी आपने चेक करना ही करना है कि जो ट्रेलर की जो लाइटिंग है वो काम कर रही है कि नहीं, क्योंकि पीछे जो गाड़ी आपकी आ रही है उसने आपको ट्रेलर से अंदाज़ा लगाना है, क्योंकि ट्रेलर में भी आपने लाइटिंग सिस्टम प्रॉपर्ली साफ हो, उस पर कोई मिट्टी ना हो। द ब्रेक वे केबल इज़ प्रॉपर्ली फिटेड। इस तरह जो ब्रेक वे केबल है, ये भी अगर आपने इस टर्म को देखना है कि ब्रेक वे केबल क्या है, कैसे काम करती है, इस तरह बॉल कपलिंग क्या है, आप हमारी पुरानी वीडियोस देख लें। तो ब्रेक वे कपलिंग बहुत ज़रूरी है कि हमेशा प्रॉपर्ली फिट हो, ताकि ब्रेक की सूरत में आपकी गाड़ी और ट्रेलर को टाइमली ब्रेक लग सके। डेट द हैंडल ऑफ द बॉल कपलिंग मस्ट बी विजुअली एंड मैकेनिकली चेक। इस तरह बॉल कपलिंग का भी कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे यहाँ पर ई बुक मिल जाती है तो मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको बता सकूँ कि अगर हमारे पास कोई ट्रेलर का, तो आप ये देखें हमने आपको बहुत डिटेल में जो है ये, अगर आप इस हमारी ई बुक को देख सकते हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की आपको कपलिंग और उनकी वायरिंग वगैरह आपको याद होगा कि हमने बहुत डिटेल में बताई हुई हैं। तो इसमें आप सारी कपलिंग्स को, कि अगर आपने एक बॉल कपलिंग करनी है तो वो कैसे होती है, उस सूरत हाल के अंदर किस तरह आप जो है वो ये बात को मेक श्योर करते हैं कि वो चीज़ आपकी प्रॉपर्ली कपल हुई है कि नहीं, और किस तरह आपका जो ट्रेलर है वो आपकी गाड़ी से प्रॉपर्ली बिल्कुल इंटैक्ट है कि नहीं। तो सूरत में आप बॉल कपलिंग को फिजिकली भी चेक कर लें, मैंने मैकेनिकली भी चेक करना है और देख के भी चेक करना है कि वो प्रॉपर्ली आपकी गाड़ी पे जो है बॉल कपलिंग जो है प्रॉपर्ली कनेक्ट हुई है कि नहीं। अगला सवाल हमारा है, यू आर ड्राइविंग अ कार विद अ फुली लोडेड ट्रेलर इक्विप्ड विद ओवररन ब्रेकिंग। ये भी एक कॉन्सेप्ट है ओवररन ब्रेकिंग का, हमने काफ़ी डिटेल में देखा था कि जैसे ही आप अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं तो जो ट्रेलर है वो थोड़ा आपकी गाड़ी की तरफ आता है और ओवररन होने के बाद वो खुद से खिंच के उसमें ब्रेक लग जाता है। ये हमने कॉन्सेप्ट देखे हुए हैं। तो आप एक गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं विद फुली लोडेड ट्रेलर इक्विप्ड विद ओवररन ब्रेकिंग। ओवररन ब्रेकिंग है उस ट्रेलर में। व्हाट स्पेशल एस्पेक्ट शुड बी नोटेड हियर? ओके, द ओवररन ब्रेक सिस्टम इज इनफेक्टिव ऑन अ व्हीकल कॉम्बिनेशन इन अपहिल स्टेशनरी पोजीशन। बिल्कुल, ये हम जानते हैं कि अगर आप अपहिल जा रहे हैं तो अपहिल स्टेशनरी में ओवररन ब्रेक का ऐसा, नॉर्मली डाउन हिल जाते हुए अगर आप अचानक अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं तो ट्रेलर थोड़ा सा आपकी गाड़ी के करीब होता है, अगर से उससे जुड़ा हुआ है थोड़ा सा आगे जाके फिर वो खुद से ही ओवररन की ब्रेक को एक्टिव कर लेता है। लेकिन अगर आप अपहिल जा रहे हैं तो उस सूरत के अंदर इनफेक्टिव है आपका ओवररन ब्रेक सिस्टम। उसमें बहरहाल आपको फिर दूसरे मेजर्स लेने होंगे। द ट्रेलर पार्किंग ब्रेक मस्ट बी एक्टिवेटेड बिफोर सेपरेटिंग द व्हीकल कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, ट्रेलर की पार्किंग ब्रेक आपने एक्टिवेट करनी है अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रेलर को अलग कर रहे हैं और ट्रेलर को अलग से पार्क करना चाह रहे हैं, तो आपने जो ट्रेलर की पार्किंग ब्रेक है वो आपने एक्टिव करनी है उसको अलग करने से पहले, या अलग करने के बाद भी आप कर सकते हैं, बट मेक श्योर करें कि अगर आप उस ट्रेलर को अलग से पार्क कर रहे हैं गाड़ी से अलग करके तो उसकी जो पार्किंग ब्रेक है वो एक्टिव हो। Longer downhill drives can cause the
ट्रेलर ब्रेक्स टू ओवर हिट। यस, अगर आप डाउन हिल, मुसलसल डाउन हिल जा रहे हैं तो उस सूरत में बार बार ओवररन ब्रेक जो है एक्टिव होगी, बार बार ओवररन ब्रेक एक्टिव होगी, तो उसकी वजह से वो ओवर हिट भी हो सकती है। ये तीनों बहरहाल इसके जो जवाब दुरुस्त है। मैं आपको दोबारा बोलूँगा कि अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी ट्रेलर्स के हवाले से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझने के लिए थोड़ी आपको मज़ीद तवज्जो देनी पड़ती है, तो हमने काफ़ी तफसील में ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं बताए हुए हैं। इसलिए हम बार बार इन कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमने बहुत तफसील में अपनी पिछली तमाम वीडियोस के अंदर जहाँ जहाँ पर जो टॉपिक भी आया है हमने काफ़ी तफसील से आपको बताया हुआ है। अगला सवाल है, व्हाट शुड यू नोट व्हेन ड्राइविंग अ कार आफ्टर कपलिंग अ ट्रेलर कारवान टू इट। ओके, आपने किस चीज़ को ज़हन में रखना है। आप जब एक गाड़ी चला रहे हैं जिसमें आपने एक ट्रेलर कारवान को उससे कपल किया हुआ है, द ट्रेलर कारवान मीन्स दैट द एक्सेलरेशन कैपेसिटी डिक्रीजेस, क्योंकि आपने अब एक एक्स्ट्रा लोड कैरी कर रहे हैं अपनी गाड़ी के साथ, तो आप गाड़ी को जिस तरह पहले आराम से एक स्पीड देते थे वो एक्सेप्ट कर जाती थी, अब शायद वैसे एक्सेलरेट ना कर सके, तो कैपेसिटी, क्योंकि पीछे एक ट्रेलर जुड़ा हुआ है तो एक्सेलरेशन की कैपेसिटी तो कम होगी। द ओवरटेकिंग डिस्टेंस इज एक्सटेंडेड, सिमिलरली जिस तरह आप पहले ओवरटेक करते थे तो आप सिर्फ गाड़ी से ओवरटेक करते थे, अब ट्रेलर भी है तो आपने ज़हन में रखना है उसकी लंबाई बढ़ गई है आपकी गाड़ी प्लस ट्रेलर की, तो आपने लंबा पहले गाड़ी को ओवरटेक करना है फिर लेन में वापस आना है, तो ओवरटेकिंग डिस्टेंस भी आपका बढ़ गया। व्हेन टेकिंग लेफ्ट और राइट टर्न द नेसेसरी कॉर्नरिंग रेडियस नहीं इज़ रिड्यूस्ड, बल्कि कॉर्नरिंग रेडियस तो आपका बढ़ गया है कि जैसे ही अगर आपने टर्न लेना है राइट या लेफ्ट तो आपका पूरी पहले गाड़ी घूमेगी, उसको फॉलो करता हुआ आपका ट्रेलर घूमेगा, तो एक तरह से रेडियस अब उसका बढ़ गया है, ना कि ये कह रहे कम हो गया है। बहरहाल ये आंसर दुरुस्त नहीं है, रेडियस अगर इंक्रीज कहने का होता तो वो जवाब दुरुस्त होता। व्हाट इज परमिसिबल पेलोड। ओके, तो ये कह रहे हैं कि परमिसिबल पेलोड क्या है। देखिए, परमिसिबल पेलोड वो होता है कि पेलोड का मतलब है जो आप अपनी गाड़ी पे या अपने जो आपको आपकी जो भी व्हीकल है उसके ऊपर जो आप लोड लेके जा रहे हैं उसको आप समझ लो पेलोड है। तो परमिसिबल पेलोड क्या होता है, एक तो वो कि टोटल लोड जो आपकी गाड़ी के साथ जो 3.5 टन या जो कोई भी आपकी गाड़ी का जो भी आपकी कन्फिग्रेशन है या जो आपको अलाउ है, परमिटेड है, आप उसके ऊपर ये देखें कि परमिसिबल जो लोड है मैक्सिमम वो कितना अलाउ है, मैक्सिमम परमिसिबल लोड, उसको आप पे लोड कहेंगे। या फिर अभी आपकी गाड़ी पे जितना लोड है, टोटल जो परमिसिबल आपकी गाड़ी पे आप कितना लोड कैरी कर सकते हैं वो, और उसमें से जो अभी आपने लोड अभी मौजूद है उसमें से आपने जो लोड अभी उस पर लोड नहीं किया उसको आप माइनस करें तो आपको पता लग जाएगा कि मैं इतना मजीद लोड, सपोज करें आपने 2000 केजी आपको अलाउ है और आपने 1600 केजी जो है उस पर लोड कर दिए, आप चेक करें कि अभी इसमें से कितना बाकी है, 400 केजी बाकी है सपोज करें, आप वो उसको लोड कर सकते हैं। तो परमिसिबल पे लोड क्या है, द मैक्सिमम परमिसिबल लोड, जो जो आपको जितना मैक्सिमम परमिसिबल लोड है आपकी गाड़ी के हिसाब से वो है। द परमिसिबल ग्रोस मास नहीं, देखिए इसकी सिंपल लॉजिक ध्यान में रखें, जहां पर आपके पास लोड का वर्ड आ गया वो आंसर आपके ठीक है। परमिसिबल ग्रोस मास नहीं, सिर्फ लोड की बात हो रही है यहाँ पर, ग्रोस मास एक बहुत बड़ी टर्म है, या सिर्फ लोड की बात हो रही है। इसके अलावा द डिफरेंस बिटवीन द परमिसिबल ग्रोस मास एंड अनलोडेड मास, बिल्कुल जो टोटल ग्रोस मास है उसमें से आपने जो माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है अनलोडेड मास का, जो आपने भी लोड नहीं किया, वो आपको बताता है कि आपको कितना पे लोड, मजीद लोड आप गाड़ी पर डाल सकते हैं। जो आपके पास परमिसिबल ग्रोस मास है ये तो पूरा इंक्लूडेड है, ये तो आपको पे लोड का नहीं बताएगा, इसमें पे लोड का है ही नहीं, सिर्फ लोड का। अगर आपको लॉजिक जेहन में रखनी है सवाल में तो लोड जेहन में रखने कि जहाँ पर ये लाडन, मेरा ख्याल है इन्होंने अनलोड ही करना था इसको, ये जर्मन थोड़ा सा इसमें आ गया लाडन, लेकिन जहाँ पर लोड के वर्ड्स आ रहे हैं वो आंसर दुरुस्त है। एक आप शॉर्ट जो है ये ट्रिक जेहन में रख लें। अगले सवाल पे चलते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेबल लेंथ ऑफ अ कार एंड ट्रेलर कॉम्बिनेशन विदाउट अ प्रोट्रूडिंग लोड, कि वो लोड उससे थोड़ा प्रोट्रूड नहीं हो रहा ना आगे ना पीछे, तो मैक्सिमम कितनी परमिटेड आपको लेंथ अलाउ है कार की और ट्रेलर कॉम्बिनेशन की। ये भी हमने हर तरह की लेंथ्स की, बल्कि हमने एक अलग वीडियोस बनाई हुई है डिस्टेंसेस की, लेंथ्स की, कॉम्बिनेशंस की। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी है तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैक्सिमम जो परमिटेड लेंथ है एक कार प्लस ट्रेलर की वो 18 मीटर है, इससे ज़्यादा बहरहाल आपको अलाउ नहीं है। ये एक आखिरी लिमिट है कि विदाउट लोड, कि उस पर लोड ना आगे से बाहर निकला, आगे से बाहर निकला हो ना पीछे से, तो ये 18 मीटर है। तो यहाँ पर जो है ये देखिए 18 मीटर का आंसर है। तो यहाँ पर 18 मीटर के जो यहाँ पे मैंने इसको एक फिगर आपको बताया, अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद भी ऐसे कोई फिगर्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, हमने अलग से नंबर क्वेश्चंस की वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। तो इसके साथ ही देखिए हमारा जवाब इसका दुरुस्त है। तो इसके साथ ही हम चलते हैं अपने
अगले सवाल पे। हमारे अगले सवाल में एक्चुअली इसमें 3 ऑप्शंस हैं। यहाँ पर ये इसके फ़ोन की वजह से ये 3 ऑप्शंस हमें प्रॉपर्ली नज़र नहीं आ रहे, तो हम इसको थोड़ा सा जूम इन करके देख लेते हैं। यू वांट टू ट्रांसपोर्ट फर्नीचर इन द वैन शोन हेयर अप टू 3.5 टन। तो अब इस वैन में 3.5 टन जो है 3.5 टन, आपको पता है इतनी हमें परमिशन होती है। गाड़ी का जो लाइसेंस हम फ्यूल शेड क्लास से पे कर रहे हैं फिका वे, आप 3.5 टन तक जो है इसमें वेट ये आप कैरी कर सकते हैं, इतना आपको अलाउ होता है। तो 3.5 टन का जो है वो कह रहे हैं कि आप एक फर्नीचर है जो कि आपने अपनी वैन में लेके जाना है। तो ये इसमें कंपेयर टू ड्राइविंग अ कार, अगर आप एक गाड़ी चला रहे हैं उससे अगर आप कंपेयर करें, व्हाट डू यू हैव टू बी अवेयर ऑफ, तो आपने किस चीज़ को जो है वो नज़र में रखना है। आप जानते हैं ये गाड़ी चलाना और एक ट्रांसपोर्टर चलाने में या जो आपने वैन चलाने में फ़र्क होता है, क्योंकि वैन के मैनूवर्स, कंट्रोलिंग, आपके पास टर्न लेना, फिर ब्रेक लगाना, वो सब बहुत मुख्तलिफ हैं। तो आपको जो है इन चीज़ों को, काफ़ी चीज़ों को ज़हन में रखना होता है। तो ये पूछना चाह रहे हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए जब आप वैन चला रहे हैं। द वैन इज़ वल्नरेबल टू साइड विंड्स, बिल्कुल साइड विंड, क्योंकि उसकी साइज़ बड़ा है वैन का, आपको पता है, तो साइड से जो विंड उसके ऊपर लगती है उसका इम्पैक्ट, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है तो हवा का दबाव भी उतना ही ज़्यादा होगा। आई थिंक ये मैं हमेशा ये कहता हूँ, हमने ये बहुत डिटेल में सारे टॉपिक्स काफ़ी तफसील में पहले देखे हुए हैं। कैन रूल ओवर मोर ईजिली वैन कॉर्नरिंग, जब आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं या आप टर्न ले रहे हैं, तो क्योंकि वैन का साइज़ बड़ा होता है गाड़ी के मुकाबले में, तो वो रोल ओवर ज़्यादा घूम सकती है, ज़्यादा घूम के मे बी थोड़ा आपके कंट्रोल, मतलब आप उसके व्हील का, क्योंकि साइज़ भी बड़ा है तो कंट्रोलिंग में रोलिंग ओवर का इफेक्ट आ सकता है। रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन रिगार्डिंग वर्टिकल क्लियरेंसेज, इसी तरह जो वर्टिकल क्लियरेंसेज है जिसको हम आमतौर पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक टेक्निकल टर्म है, वो उसमें भी काफ़ी फ़र्क आता है। अगर आप ये चाहें तो हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी और आपके पास वर्टिकल क्लियरेंस, ये कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत पहले हमने हल्के हल्के ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं पुराने वीडियोस के अंदर, तो आप वहाँ पे भी ये देख सकते हैं। बहरहाल इसमें ये तीनों आंसर दुरुस्त हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अब इसको थोड़ा हम फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा भी लेते हैं इसका। यस, तो अब जो है हमने इसको जूम कर लिया, जूमिंग किया दोबारा। अगला सवाल है, हाउ डज़ द एक्टिव पार्क असिस्ट हेल्प यू। ओके, एक्टिव पार्क असिस्ट का आपको पता है कि आजकल गाड़ियों में फ़ीचर होता है एक्टिव पार्क असिस्ट का, कि आप उसको एक्टिवेट कर देते हैं तो वो आपके लिए पार्किंग की जगह ढूंढ के और गाड़ी को पार्क कर देता है। लेकिन बहरहाल आपको भी उसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट आपकी रहनी चाहिए, क्योंकि आपने एहतियात करनी है, ऐसा ना हो कि वो सही से काम ना करे, कुछ कहीं पे आपको मे बी आपकी भी हेल्प चाहिए हो, आपको बीच में इंटरवेन करना पड़े और कोई एक्शन आपने उसको आपने वो एक्शन आपने जो उसके कंट्रोल से, आपने जो ऑटोमेटिक असिस्टेंस है पार्किंग की, आपने उसे कंट्रोल लेके ख़ुद से आपको बीच में कोई इंटरप्शन देकर मे बी स्टीयरिंग को या ब्रेक को आप ओवरटेक करना पड़े, ये चीज़ें मुमकिन है। लेकिन बहरहाल, हाउ डज़ द एक्टिव पार्क असिस्ट हेल्प यू व्हेन पार्किंग। द एक्टिव पार्क असिस्ट डिटेक्ट ऑल ऑब्स्टेकल ड्यूरिंग द पार्किंग मैनूवर। देखिए वो सारे ऑब्स्टेकल नहीं देख सकता बहरहाल, इसमें बहुत तरह के ऑब्स्टेकल आते हैं पार्किंग के दौरान आपके पास, तो लाजमी नहीं है कि वो सारे ऑब्स्टेकल्स को देख पाए, इसीलिए एक ह्यूमन इंटरवेंशन बहरहाल बीच में ज़रूरी है। चेक इफ़ पार्किंग इज़ परमिसिबल एट ए पर्टिकुलर प्लेस। देखिए ये एक्टिव पार्क असिस्ट है, इसके अंदर आपके पास सेल्फ एक्टिव असिस्ट पार्किंग आती है, जो कि आपके पास काफ़ी सारे फीचर्स, वो आपको अगर आप पार्किंग हो रही है, बीच में कोई रुकावट आ गई, तो वो उसके ऊपर आपको बीप या सेंसर से या किसी तरीके से आपको उसके डिटेक्ट करके आपको कुछ ना कुछ वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक्टिव पार्क असिस्ट का सवाल है, जो कि आपके पास टोटल, आप ये कह रहे हैं टोटल ऑटोनोमस नहीं है, ये बेसिक एक्टिव पार्क असिस्ट फीचर है। तो ना तो ये ऑब्स्टेकल डिटेक्ट कर सकता है और ना ये देख सकता है कि पार्किंग स्पेस इज़ परमिसिबल एट ए पर्टिकुलर स्पेस, के यहाँ पर प्लेस पे कि आपको यहाँ पर पार्किंग की परमिशन है भी कि नहीं। ये काम एक्टिव पार्क असिस्ट नहीं करता, वो सफिशिएंटली लार्ज पार्किंग स्पेसेस जो हैं उसको डिटेक्ट कर लेगा। उसको डिटेक्ट करने के बाद फिर आपने पार्किंग के मैनूवर को स्टार्ट करना है। लेकिन बहरहाल कोई ऑब्स्टेकल को ढूंढ लेगा या आपको ये बता देगा कि आपको इस जगह पार्किंग अलाउ है कि नहीं, ये बहरहाल एक्टिव पार्क असिस्ट के काम नहीं है। इसके अंदर आपके पास एडवांस एक्टिव पार्क असिस्ट, सेल्फ एक्टिव पार्क असिस्ट, ये 2-3 फीचर्स हैं जो कि इसके एडवांस फीचर हैं, उसमें आप इनको आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अगला सवाल है, वाई माइट यू टर्न असिस्ट सिस्टम नोट वाई माइट अ टर्न असिस्ट सिस्टम नोट ऑलवेज डिटेक्ट दैट अ साइक्लिस्ट इज प्रेजेंट।
देखिए अब वो कहते हैं कि आपने टर्न असिस्ट सिस्टम, ये भी एक एडास का एक फीचर है कि जब कभी आप अपने स्टीयरिंग को टर्न करने लगते हैं तो वो सेंसर्स पहले डिटेक्ट कर लेते हैं कि आने वाले जिस रोड पे आप टर्न ले रहे हैं वहाँ पे कोई साइकिलिस्ट तो नहीं है, वहाँ पे कोई आप सपोज़ कर लें गाड़ी तो सामने से नहीं आ रही, तो वो पहले डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि क्या हो सकता है कि वो डिटेक्ट ही ना करें कि साइकिलिस्ट जिस रोड पे आप टर्न ले रहे हैं वहाँ पे साइकिलिस्ट है। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। देयर इज़ अ डर्ट ऑन द सेंसर, कि सेंसर के ऊपर डर्ट है, सेंसर के ऊपर मिट्टी है या धूल है, यही वजह है कि सेंसर डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। कि सेंसर तभी काम करेगा जब उसका व्यू क्लियर होगा। अब सेंसर को नज़र ही नहीं आ रहा सामने क्या चीज़ है, तो वो साइकिलिस्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ये एक रीज़न हो सकता है। पार्किंग कार्स कंसील द साइकिलिस्ट, ये भी हो सकता है कि जो साइकिलिस्ट है वो ऑलरेडी जो जिस रोड पे आप टर्न ले रहे हैं वहाँ पे अगर गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं उनकी वजह से सेंसर साइकिलिस्ट को, क्योंकि सेंसर की भी एक लिमिट एक रेंज है, उसका व्यू क्लियर होना चाहिए। अगर रास्ते में पार्किंग कार्स आ रही हैं उसके बाद साइकिलिस्ट है तो डायरेक्ट साइकिलिस्ट को नहीं देख सकता, ये भी एक रीज़न हो सकता है। द सेंसर इज़ डैमेज, इवन इट सेल्फ सेंसर की फंक्शनैलिटी का प्रॉब्लम है कि सेंसर डैमेज है। तो ये तीनों रीज़न हो सकते हैं कि आपका टर्न असिस्ट सिस्टम जो है काम ना करे, इसलिए आपको खुद कंधा घुमा के मैनुअली चीज़ों को चेक करना है, इसलिए मुकम्मल आप गाड़ी पे भरोसा नहीं कर सकते। बहरहाल फीचर्स हैं, आजकल एडवांसमेंट भी आ रही है, लेकिन मैनुअल इंटरवेंशन भी काफ़ी ज़रूरी है। आपको भी जो है ट्रैफिक को बड़े एहतियात से आपने ना सिर्फ देखना है, बल्कि हो सकता है कि आपको टोटल उस पर भरोसा करने के बजाय आप खुद भी जो है बिल्कुल एहतियात करें। अगला सवाल है व्हाट मस्ट यू नोट व्हेन यूजिंग द एक्टिव पार्क असिस्ट। अब एक्टिव पार्क असिस्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने किस चीज़ को ध्यान में रखना है। द एक्टिव पार्क असिस्ट मस्ट बी ओवर रिडन इफ़ हैज़र्ड एग्जिस्ट। अगर तो कोई हैज़र्ड हुआ, आपको लगा कि एक्टिव पार्क असिस्ट काम कर रहा था लेकिन अचानक पीछे एक और गाड़ी आ गई है और एक्टिव पार्क असिस्ट ने उसको डिटेक्ट नहीं किया पार्किंग करते हुए, इस जगह पे आपको उसको ओवरराइड करना पड़ेगा, आपको खुद से मैनुअली ब्रेक लगाना पड़ेगा। मे भी बाज़ दफ़ा एक्टिव पार्क असिस्ट ना डिटेक्ट कर पाए ऑब्स्टेकल, ये हमने देखा था पिछले एक दो सवाल छोड़ के, तो उस सूरत में आपको ओवरराइड करना पड़ेगा, आपको खुद से एक्शन लेके ब्रेक लगाना पड़ेगा। मीन्स आई नो लॉन्गर हैव टू पे अटेंशन टू अदर रोड ट्रैफिक। नहीं, ऐसा ये इसका मतलब ही मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्टिव पार्क असिस्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप गाड़ी को ध्यान रख बाकी गाड़ियों का ध्यान छोड़ दें कि एक्टिव पार्क असिस्ट सब कुछ कर लेगा। नहीं, आपने बहरहाल अटेंशन देनी है। रिलायबली डिटेक्ट्स ऑल ऑब्स्टेकल ड्यूरिंग द पार्किंग मनोवर, ये भी गलत है। सारे ऑब्स्टेकल बहरहाल आपका एक्टिव पार्क असिस्ट डिटेक्ट नहीं कर सकता। कुछ कुछ ऑब्स्टेकल ऐसे होते हैं जो कि, क्योंकि ये भी एक मॉडल है जो कि डिज़ाइन हुआ, उसने आपके उसके पास कुछ इमेजेस या कुछ व्यूज सेव हैं कि ये ऑब्स्टेकल का मतलब ये है, इस ऑब्स्टेकल का मतलब ये है। मे बी रन टाइम पे कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए कि वो ऑब्स्टेकल उसके उसके मॉडल को ट्रेन करते वक्त उसको बताया ना गया हो कि ये भी हो सकता है। तो लाजमी नहीं है कि सारी की सारी ऑब्स्टेकल जो है वो डिटेक्ट कर ले, आपको बहरहाल अटेंशन देनी है। तो इसमें सिर्फ जो है पहला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। अगले सवाल पे हम चलते हैं। यू आर ड्राइविंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो ड्राइव कर रहे हैं। व्हेन कैन रिक्यूपरेशन इनहिबिट द पार्किंग एक्शन। तो अब हमने आपको पता था, ये हमने पिछले टेक्निकल सवालों में काफ़ी डिटेल में देखा था कि रिक्यूपरेशन का मोड वो होता है जिसमें आप अगर ब्रेक लगा रहे होते हैं तो गाड़ी की सारी एनर्जी ब्रेकिंग में इस्तेमाल होने के बजाय कुछ रिवर्स चार्जिंग के लिए भी इस्तेमाल हो जाती है, बैटरी को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। तो ये वो हमने टर्म देखी थी। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि व्हाट कैन रिक्यूपरेशन इन व्हेन कैन रिक्यूपरेशन इनहिबिट द ब्रेकिंग एक्शन, कि ब्रेकिंग एक्शन को जो है वो कब जो आपके पास रिक्यूपरेशन है वो ब्रेकिंग एक्शन का वो जो है थोड़ा सा मतलब इफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि व्हेन ड्राइविंग इन इको मोड। नहीं, इको मोड में अगर आप कर रहे हैं, ये तो एको मोड या इको मोड आप जो कह लें वो तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, उसका तो काम ही यही है रिक्यूपरेशन का कि उस सूरत के अंदर वो गाड़ी को एक तरह से इको मोड में, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड में लेके जाता है। सब की सब एनर्जी आपकी ब्रेक पे इस्तेमाल नहीं होती बल्कि बैटरी की रिचार्जिंग में इस्तेमाल हो जाती है। ये कब होगा जो कि ब्रेकिंग एक्शन पे थोड़ा इफेक्ट आएगा रिक्यूपरेशन का, एट लेस देन बैटरी ऑपरेटिंग टेम्परेचर। अगर लेस देन बैटरी को ऑपरेटिंग टेम्परेचर के ऊपर काम कर रहे हैं तब उसका प्रॉपर जो है ब्रेकिंग एक्शन भी इम्पैक्ट नहीं आएगा विद अ फुली चार्ज बैटरी। ये दो सूरत हाल है कि अगर बैटरी फुली चार्ज है तो रिक्यूपरेशन का काम क्या होता है कि उसने बैटरी की को दोबारा चार्ज करना होता है, ब्रेकिंग एक्शन के दौरान कुछ एनर्जी वो चार्जिंग के लिए इस्तेमाल कर लेता है। अगर ऑलरेडी बैटरी फुली चार्ज है तो ब्रेकिंग एक्शन का रिक्यूपरेशन पे मतलब जो इफेक्ट है आप देख सकते हैं कि चार्जिंग की ज़रूरत ही नहीं है, बैटरी फुली चार्ज है। और अगर बैटरी अपने ऑपरेटिंग टेम्परेचर से कम काम कर रही है, ये भी टेक्निकल टर्म है, उस सूरत के अंदर भी बहरहाल रिक्यूपरेशन काम नहीं करेगी। इको मोड का तो पर्पज़ ही यही है कि उसमें हम रिक्यूपरेशन को नॉर्मली एक्टिव रखते हैं। तो इसके बहरहाल ये दो ऑप्शन ठीक है।
हम अगले सवाल पर चलते हैं। योर व्हीकल ब्रेक लाइट इज़ नॉट वर्किंग, आपके व्हीकल की जो ब्रेक लाइट है वो काम नहीं कर रही। व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन? आई अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द कॉज एंड रिपेयर द फॉल्ट माई सेल्फ। वेरी गुड, अगर आप उसको खुद से देख सकते हैं कि क्या वजह है, उसको रिपेयर करें। आई अरेंज फॉर अ गिराज टू रिपेयर द व्हीकल। अब यानी आप वो कह रहे हैं कि आप गिराज जाएं, गाड़ी को चेक करवाएं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। आई अरेंज फॉर द ब्रेक फ्लूइड, ये लाजमी नहीं है कि अगर गाड़ी की ब्रेक लाइट नहीं काम कर रही तो उसका मतलब ये है कि ब्रेक ऑयल की कमी है। ब्रेक ऑयल के वो रीज़न भी हो सकते हैं, लाइट उसका रीज़न नहीं है लाजमी। तो आपको बहरहाल कोई भी उसका रीज़न हो सकता है, कोई कनेक्शन का मसला हो सकता है, कोई दूसरा इशू हो सकता है, लेकिन कि आप फ्लूइड चेंज करने से नॉर्मली अगर ब्रेक आवाज़ कर रही हो, ब्रेक करते हुए साउंड आ रहा हो, तब हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ब्रेक फ्लूइड का मसला है। लेकिन लाइट की सूरत में बहरहाल आपके पास जो है ब्रेक फ्लूइड एक इशू नहीं है। राइट कोर्स ऑफ एक्शन यही है कि आप या तो खुद रिपेयर करें या फिर आप जो है उसको गिराज में जाके उसकी इंस्पेक्शन अरेंज करवाएं। यू आर ड्राइविंग विद इन अ बिल्टअप एरिया ड्यूरिंग डार्कनेस, आप अंधेरे में बिल्टअप एरिया के अंदर जा रहे हैं, यानी 30 की स्पीड भी हो सकती है, 50 की भी, 10 से लेके 50 तक की। ऑन कमिंग ड्राइवर्स आर फ्लैशिंग देयर हेडलाइट्स एज ए वार्निंग टू यू। वो जो है आपको हेडलाइट, जो गाड़ी ड्राइवर सामने से आ रहे हैं आपके ऊपर, उन्होंने हेडलाइट्स को फ्लैश कर रहे हैं। अब आपको पता है हेडलाइट फ्लैशिंग इनसाइड बिल्डअप एरिया, इसके रीज़न हो सकते हैं कि कोई आपको वार्निंग दे रहा है, कोई आपको खतरे से आगाह कर रहा है, कोई ऐसी सूरत हाल है। तो हमें पता है कि व्हाट माइट दिस मीन इन दिस सिचुएशन, क्या मतलब हो सकता है। आई हैव फॉरगॉटन टू स्विच ऑन माई डिप्ड हेडलाइट्स, ये हो सकता है कि मैं अपनी, आपको पता है जब कभी भी आपने अंधेरे में ट्रैवल करना है आपने अपने डिप्ड हेडलाइट्स को लाजमी ऑन रखना है। तो अगर आपने वो ऑन नहीं की हुई तो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप अंधेरे में ड्राइव कर रहे हो, डिप हेडलाइट्स को ऑन करो, इसलिए सामने से वाले आने वाले ड्राइवर आपको हो सकता है लाइट का फ्लैश मार रहे हो। माई व्हीकल इज डेजलिंग ऑन कमिंग व्हीकल, ये भी हो सकता है कि मैंने मेन बीम को हाई इंटेंसिटी भी जो ऑन किया हुआ है उसकी वजह से जो है सामने वाली गाड़ियों की आंखों में रोशनी पड़ रही है, इसलिए वो फ्लैशिंग कर रहे हैं कि आपको ये इंडिकेशन मिल जाए कि आपकी लाइट के साथ कोई इशू है, मेन बीम को लो बीम पे ले जाएं। आई शुड टर्न ऑन माई मेन बीम लाइट, देखें मेन बीम लाइट तो आपको बहरहाल अंधेरे में अगर आप जा रहे हैं शहर के अंदर, सामने से गाड़ियाँ भी आ रही हैं या आउटसाइड बिल्डअप एरियाज भी अगर आप हैं, सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं तो मेन बीम आपने बहरहाल ऑन नहीं करनी, क्योंकि इससे सामने से आने वाली गाड़ी के जो ड्राइवर है उसकी आंखों में लाइट पड़ती है, उसका फोकस ख़राब होता है। तो बहरहाल ये ऑप्शन दुरुस्त नहीं है कि वो इसलिए फ्लैश कर रहे हैं कि आप मेन बीम ऑन कर लें, वो इसलिए फ्लैश आपको कर रहे हैं कि मे बी आपके डिप्ड हेडलाइट्स ऑन ना हो लो बीम पे, या फिर आपकी गाड़ी की मेन लाइट्स बहुत ज़्यादा, मेन लाइट ऑन हुई है उनकी आंखों में पड़ रही है। तो ये जो है इसमें बहरहाल आपके दो रीज़न हो सकते हैं। हम अगले सवाल के ऊपर जाते हैं। द इंडिकेटर लैम्प ऑफ योर कार्स इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ESC इज़ कंटिन्यूसली इल्यूमिनेटेड, यानी वो मुसलसल जल रहा है। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जो गाड़ी को बारिश की सूरत में या मौसम की ख़राबी की सूरत में एक स्टेबिलिटी मिलती है, ये एडवांस फीचर्स होते हैं गाड़ी में, उसकी लाइट मुसलसल जल रही है। वट माइट दिस इंडिकेट, इसका क्या मतलब हो सकता है। द इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम इज़ स्विच्ड ऑन, ये कह रहे हैं वो स्विच ऑन है, देखिए वो स्विच ऑन नहीं होता, वो लाइट आपको तभी उसकी इंडिकेशन जलती है आपके डैशबोर्ड पे जब उसमें कोई प्रॉब्लम हो या वो प्रॉपर काम ना कर रहा हो, वरना वो नॉर्मली ऑन ही रहता है। इसलिए कि वो लाइट जल रही है इसका मतलब ये स्विच ऑन नहीं, स्विच ऑन वो इसकी मतलब नहीं होता, क्योंकि वो नॉर्मली ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड है आपकी गाड़ी के अंदर, उसको कोई लाइट की ज़रूरत नहीं है कि वो लाइट का मतलब है कि वो ऑन है, अगर लाइट ऑफ है उसका मतलब है ऑफ है, नहीं। इस डिफेक्टिव, या तो वो ESC डिफेक्टिव है या हैज़ बिन डीएक्टिवेटेड, या वो डीएक्टिवेट हुआ है। तो इस सूरत के अंदर जो है लाइट जलेगी, आपको एक वार्निंग दे रही है, एक इंडिकेशन दे रही है कि इनमें से कोई दो रीज़न हो सकते हैं। स्विच ऑन में बहरहाल उसकी लाइट ऑन नहीं होती। अगला सवाल है व्हाट मस्ट यू चेक व्हेन रेगुलरली इंस्पेक्टिंग योर व्हीकल्स टायर, अगर अपनी गाड़ी के टायर जो हैं अगर आप उनको रेगुलरली जो है आप इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो व्हाट मस्ट यू चेक, आपने किन किन चीज़ों को चेक करना है। ये भी हमने मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा डिटेल में, बल्कि आपको प्रैक्टिकल जब आप ड्राइविंग लाइसेंस करते हैं, प्रैक्टिकल जब आपका एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपसे पूछते हैं, उसके अंदर एयर प्रेशर, ट्रेड आपकी जो उसकी डेप्थ है ट्रेड की और एक्सटर्नल डैमेज, आप इन तीनों की चेक करते हैं, और ये एक तरह का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी है। दोस्तों इसके साथ ही हमारी ये वीडियो मुकम्मल हो गई, और उसके साथ ही हमारे अक्टूबर 2023 से जो नए क्वेश्चन ऐड होने जा रहे हैं जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी में, वो भी हमारे आज जो है मुकम्मल हो गए हैं। अगर इन सवालों के हवाले से आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है, ना सिर्फ ये क्वेश्चंस बल्कि पिछले तमाम क्वेश्चंस, हमें बहुत अच्छा आपका वैसे फीडबैक मिलता रहता है, और कुछ लोग हमसे कमेंट में क्लैरिफिकेशन मांगते हैं मज़ीद सवालों की, हम उनको वहीं पे रिप्लाई भी कर देते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो, आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर अगले साल जो है अप्रैल में नए क्वेश्चंस का इजाफा होता है तो हम वो उनके ऊपर वीडियोस बनाएंगे।
इसके साथ साथ जो है फिर आप एक दफ़ा दोबारा याद दहानी कराते चलें कि हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। इसके साथ साथ कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पे और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट मौजूद हैं। जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा आइनब्रुक टेस्ट की, आपके पास बेआइंस टेस्ट की है, और ब्रीफ शाइबन की और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के हवाले से वीडियोस मौजूद हैं। इसके साथ साथ आप अगर चाहें तो हमें पैट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो सीरीज़ के लिए इतना ही। हमें अगले अगले अगर नए सवाल ऐड होते हैं तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हम आपको ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल वेरी गुड लक आपके थियोरेटिकल एग्ज़ाम के हवाले से भी, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के हवाले से भी। और अगर आपका दोबारा मैं बोलूँगा कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक से भी लगा कीजिए। दोस्तों इस वीडियो तक के लिए इतना ही, इस सीरीज़ तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय।